everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful series जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। और आज जिस चैप्टर की बारी है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हेल्थ का क्या मतलब होता है। अब देखो, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपरली तो आप हेल्दी हो, नहीं। यहाँ पर अदर एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर किया है। फिजिकली तो है ही, है ना, फिजिकल तो है ही, बट उसके साथ इमोशनली भी आपको सही होना पड़ेगा, वेलबींग होना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको सोशली भी वेलबींग होना पड़ेगा। तो सारे एस्पेक्ट्स में अगर आप हेल्दी हो, अगर आप वेलबींग हो तो ही आपका हेल्थ सही है, तभी आपको हेल्दी माना जाएगा, अदरवाइज आपको हेल्दी नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा हो गया कि आपका किस तरीके का रहन सहन है ना, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या खाते हो, है ना, जंक फूड खा रहे हो या फिर हेल्दी फूड खा रहे हो, पूरा आप 8 घंटे का स्लीप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स लाइफस्टाइल के अंदर आ जाएंगे, तो ये भी आपके हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं इन्फेक्शंस पे। तो इन्फेक्शन किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कोई भी डिजीज हो गई, है ना, बैक्टीरिया की वजह से कोई भी डिजीज हो गई या फिर प्रोटोजोअन्स की वजह से कोई डिजीज हो गई, तो पैथोजेंस हो गए, ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपके हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सोशली और इकोनॉमिकली आप कैसे हो, है ना। अगर उसमें आप मतलब सोशली इफ यू आर नॉट वेलबींग तो डेफिनेटली आपके दिमाग पे वो चीज आएगा, वो प्रेशर आएगा, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपकी हेल्थ खराब ही होने वाली है। तो ये हमने बात कर ली फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डिजीज की बात करने वाले हैं। 2 टाइप की डिजीज होती है, एक होती है कंजेनाइटल डिजीज और दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज की अगर मैं बात करूं तो ऐसी डिजीज जो बाय बर्थ प्रेजेंट होगी, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं एक्वायर्ड डिजीज की बात करती हूं तो ऐसे डिजीज जो आप अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो, मतलब बर्थ होने के बाद जो आपको डिजीज हो रही है, दैट इज आपका एक्वायर्ड डिजीज, है ना। किसके अंदर आएगी, एक्वायर्ड डिजीज के अंदर आएगी। अब ये जो एक्वायर्ड डिजीज है ये 2 टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है इन्फेक्शियस और दूसरी हो सकती है नॉन इन्फेक्शियस। क्या डिफरेंस है मैम इन दोनों के बीच में? इन्फेक्शियस डिजीज की अगर मैं बात करती हूं तो ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है, ऐसे डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है, किसके थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, है ना। और वहीं पे अगर मैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करती हूँ तो ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, है ना, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाएगी, तो ऐसे डिजीज को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। क्लियर हो गई ये सारी चीजें। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए पूरा टेबल बनाया गया है जिसमें हम लोग आगे कौन कौन सी डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं या फिर कौन से पैथोजन उसको कॉज कर रहे हैं, उसका पूरा एक ओवरव्यू दिया हुआ है ना। तो ये चीज आप एक बार देख लेना, है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बारी आती है टाइफाइड की, है ना। अब यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट कौन है, साल्मोनेला टाइफी है। कौन सा मोड ऑफ मतलब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्टेड होता है। क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल हाई फीवर हो गया, वीकनेस आपको फील होगा, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टिनल परफोरेशन का मतलब होता है इंटेस्टाइन में होल्स होना, और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे टाइफाइड के बारे में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बैक्टीरियल, किसने कॉज किया है, बैक्टीरिया ने कॉज किया है, इसी वजह से क्या नाम दिया गया है इसको, बैक्टीरियल डिजीज बोला गया है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है आपका निमोनिया, ठीक है। क्या है दूसरा, निमोनिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे एल्विलाई, तो लोअर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्टेड होता है। साथ ही साथ नेचर ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, बैक्टीरियल है, क्योंकि बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। कॉमन सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, फीवर हो गया, चिल्स हो गया, कफ हो गया, हेडेक हो गया, ये सारी चीजें आपको इस डिजीज में देखने को मिलेगा। सीवियर सिम्टम्स में क्या होता है, कभी कभी जो लिप्स हो गए या फिर जो नेल्स होते हैं वो आपके ब्लूइश टर्न हो जाते हैं ना, ब्लू कलर के हो जाते हैं, जिसको हम लोग सियानोसिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, जिसको सियानोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉमन कोल्ड पे। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, यहाँ पर राइनो वायरस है ना। कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, जैसे वो वाला लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड था, यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड होगा।
जैसे कि नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। फिर उसके बाद नेचर ऑफ इन्फेक्शन क्या है, वायरल है। कॉमन सिम्टम्स वही आपका नेजल कंजेशन हो जाएगा, सोर थ्रोट, वीकनेस, है ना, हेडेक, टायर्डनेस आपको फील होगी, ये सारे सिम्टम्स हो गए। ड्यूरेशन कितना होता है, 3 से 7 दिनों तक होता है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, जो ड्रॉपलेट्स होती है, जैसे कि कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको कोल्ड हुआ है ना, आपका भाई है उसको कोल्ड है और आप वहां पर उसके साथ में बैठ के टीवी देख रहे हो और उसने ऐसे बोला अच्छी ची ची करते ही बस हो गया काम, है ना। तो जो ड्रॉपलेट्स थे उसने, जिसको नहीं था कोल्ड, उसने इनहेल किया, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका मलेरिया। अब मलेरिया की अगर मैं बात करूँ तो कौन कॉज कर रहा है, प्लाज्मोडियम कॉज कर रहा है। वेक्टर क्या है, फीमेल एनोफिलस मस्किटो है। और यहाँ पर सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, चिल्स और फीवर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो लाइफ साइकिल है ना प्लाज्मोडियम का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसी वजह से इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलो एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप आओगे, है ना, सबसे पहले क्या होता है, जो भी मस्किटो है वो क्या करेगा, बाइट करेगा, बाइट मी, है ना, तो बाइट करेगा, जिसकी वजह से जो स्पोरोजोइट्स हैं वो इंजेक्ट कर दिए जाएंगे ह्यूमन में। अब ये जो स्पोरोजोइट है वो लिवर में एंटर कर जाएगा। ठीक है, कहां पर पहुंच गया है, लिवर में एंटर कर गया है। अब यहां पर जो स्पोरोजोइट्स है वो रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, यहां पर रिप्रोड्यूस किए, उसके बाद ये रिलीज कर दिए जाएंगे ब्लड में, है ना, जब यहां पर सेल बस्ट होता है, ब्लड में एंटर करेंगे। अगेन ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। और जब आपके आरबीसी रप्चर करते हैं तो इसके साथ ये जो गेमीटोसाइट्स हैं, ये जो आपके गेमीट्स हैं, ये भी रिलीज होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक टॉक्सिक केमिकल, है ना, टॉक्सिक केमिकल जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम लोग हीमोजोइन बोलते हैं, जिसकी वजह से चिल्स और फीवर होता है, रिकरिंग मतलब बार बार होना, है ना। तो हीमोजोइन जो है उसकी वजह से आपको चिल्स और फीवर महसूस होता है। आई बात समझ में, चलिए। तो ये जो आपके गेमीट्स से जो रिलीज हुए थे, अब ये जो फीमेल मस्किटो है जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो वहां से इनको ले लेगी, है ना। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला था 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक ह्यूमन, है ना, ह्यूमन, और दूसरा क्या है, मस्किटो है ना, फीमेल मस्किटो है। तो यहाँ पर इन गेमेट्स को लिया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद म्यूसिस हुआ। अब ये जो स्पोरोजोइट्स जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो ये रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम गट और कहाँ पर एंटर कर जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में एंटर कर जाएंगे, और अगेन फिर ये साइकिल चलता है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अमीबाइसिस। अगर मैं यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट की बात करूँ तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। मोड ऑफ स्प्रेड कैसे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल पेन हो गया, क्रैम्प्स हो गया, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, स्टूल में एक्सेस म्यूकस आपको देखने को मिलेगा, ब्लड कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है, लार्ज इंटेस्टाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका एस्कैरियासिस, जो कौन कॉज कर रहा है, एस्कैरिस, है ना, राउंड वॉर्म। अब यहाँ पर नेचर ऑफ पैरासाइट क्या है, इंटेस्टिनल हेलमिंथ है ना। क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। अब भाई कोई भी आपका जो राउंड वर्म अगर आपके इंटेस्टाइन में है तो डेफिनेटली यहाँ पर इंटेस्टिनल पैसेज में ब्लॉक हो जाएगा, है ना। जो इंटेस्टाइन का पैसेज है उसमें ब्लॉकेज होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर राउंड वर्म है, तो जिसकी वजह से पूरा पैसेज वो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर आ जाता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, एग एक्सक्रीटेड विद फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड, वेजिटेबल फ्रूट। रूट ऑफ स्प्रेड क्या है, फीको ओरल रूट, है ना। यहाँ पर प्रिवेंशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हाइजीन, वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये आप कर सकते हो ताकि आप इस डिजीज से बच सको। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिजीज क्या है आपका, नेक्स्ट डिजीज है फिलेरियासिस, जिसको हम लोग एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देखोगे तो विचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, विचरेरिया मिलाए। यहाँ पर नेचर ऑफ पैरासाइट क्या है, फिलेरियल वर्म हेलमिंथिस है। ऑब्वियसली इफेक्टेड ऑर्गन क्या है, लिम्फेटिक वेसल, मेनली ऑफ द लोअर लिम्ब, है ना। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन ये क्रॉनिक है ना, और स्लोली डेवलप होता रहता है काफी सालों तक। मेजर सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ लिम्ब, जिसको हम लोग एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। आपने जो इमेज देखी होगी, है ना, इस डिजीज का अगर आप इमेज देखोगे तो जो लोअर लिम्ब है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इफेक्ट ऑन जेनिटल ऑर्गन ऑफन इफेक्टेड कॉजिंग ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, जो आपके जेनिटल ऑर्गन होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, उनमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे नहीं होते हैं।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपके किसके बारे में, फिलेरियसिस के बारे में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिंगवर्म के बारे में, ठीक है। तो रिंगवर्म की अगर मैं बात करूं तो नेचर ऑफ पैथोजन फंगल है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। कौन सा अफेक्टेड पार्ट है, स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। मेन सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, ड्राई लीजन्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, फेवरेबल कंडीशंस, इनको क्या क्या चाहिए होता है, हीट एंड मॉइस्चर चाहिए होता है, ह्यूमिड बेसिकली। कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, स्किन फोल्स, है ना, जहां पर आपने देखा होगा टोस के बीच में थोड़ा सा ऐसा ह्यूमिड सा होता है, मतलब ह्यूमिड इन द सेंस कि थोड़ा सा ऐसा वहां पर क्या बोल सकते हो आप, वहाँ पे थोड़ा हीट और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जगह है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है ना, तो ग्रॉइन हो गया और फिर उसके बाद स्किन बिटवीन टोज, यहाँ पर ये यूजुअली इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड सॉइल और इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, जैसे कि टाल हो गया, किसी का टाल आपने यूज कर लिया और उसको ये इन्फेक्शन हो तो आपको भी हो सकता है, ठीक है। टाइप ऑफ डिजीज क्या है, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात कर ली हमने सारे डिजीज की, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली सारे डिजीज की। अब हम बात करने वाले हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी होता है आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आपके बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी जो है वो बाय बर्थ, इनबॉर्न मतलब बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो आप अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो, ऐसी इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो इनेट इम्यूनिटी है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, इसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं, है ना, जैसे कि आपका फिजिकल बैरियर, है ना, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में सबसे पहले आपका स्किन आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब कि जो आपके स्टमक में एसिड होता है वो भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है। कोई भी अगर पैथोजन है तो इतना ज़्यादा एसिडिक होता है ना आपका स्टमक कि उसमें ही मर जाएगा। सेलुलर बैरियर जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन। फिर आता है आपका साइटोकाइन, ठीक है, फिर आता है आपका साइटोकाइन बैरियर, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर बैरियर भी बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्वायर्ड पे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपके एक तो एक्टिव होता है और एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब कि ड्यू टू इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से जो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है ना, वो किसके अंदर आ जाएगा, एक्टिव के अंदर। पैसिव में आपकी जो एंटीबॉडीज होती है वो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है जो इंजेक्ट किया जाता है किसी पर्सन के बॉडी में। तो यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज है, यहाँ पर नेचुरली बन रही है एंटीबॉडीज, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पर नेचुरली बन रही है, यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर आप बिल्कुल वेट नहीं कर सकते हो कि भाई आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आएगा नहीं, आपको झट से वहां पर एंटीबॉडीज जो है इंजेक्ट करनी होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं वैक्सीनेशन। क्या होता है यहाँ पर वैक्सीनेशन में बेसिकली हम लोग एक वीकेंड और किल्ड पैथोजन जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। तो कोई भी किल्ड या फिर वीकेंड पैथोजन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेगी, मेमोरी सेल्स बना लेगी। तो जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पर भाई उसको याद होगा कि भाई ये पहले भी आ चुका है ना, वो पहले भी आ चुका है, तो अगेन उसकी जो फाइटिंग एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है सेकेंडरी टाइम जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलर्जी, ठीक है, ये तो वैक्सीनेशन के बारे में हो गया। नेक्स्ट इज आपका एलर्जीज। एलर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके इम्यून सिस्टम का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, मतलब आपकी बॉडी पहले से ही सेंसिटाइज है उस चीज़ को लेकर, बट वो ये जो आपका एलर्जी है ना जो होगा ये आपका इम्यून सिस्टम का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है, पहले से ही आपकी बॉडी उससे सेंसिटाइज्ड होगी। अब यहाँ पर कुछ एलर्जेंस होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे कि पोलन, कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है जो हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में। फिर डस्ट हो गया, फूड हो गया, कुछ मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो रही है उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, स्नीजिंग, कफिंग, है ना, फिर उसके बाद रनी नोज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। सीवियर केसेस में ब्रोंकाइटिस ये भी आपको देखने को मिलेगा, है ना।
ठीक है, ये सारी चीजें हो गई ट्रीटमेंट, एंटीहिस्टामिन्स आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज पे। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करने लग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर की अगर मैं बात करूं तो कैंसर इज बेसिकली यहाँ पर जो सेल डिवीजन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कि आपके बॉडी के सेल्स जो है डिवाइडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपकी ब्रेन से एक सिग्नल आता है कि भाई अब डिवाइड नहीं करना, इस समय आपको वो सिग्नल जो है नहीं मिलता है या फिर उसको ओबे नहीं किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। अब यहाँ पर जो आपकी कैंसर होते हैं दो टाइप के होते हैं, बेनाइंग एंड मैलिग्नेंट। जो बेनाइंग होता है वो लोकलाइज, मतलब एक ही जगह पे है ना, एक ही जगह पे सेल डिवाइड कर रहा है। जो आपका मैलिग्नेंट है ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये स्प्रेड कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम मेटास्टैसिस बोलते हैं। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और फिर वहां पर इन्फेक्शन फैलाना। कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका कैंसर हो सकता है? पहले तो हो गया कार्सिनोजेंस, है ना, कुछ ऐसे केमिकल्स हो गए, कुछ रेडिएशंस हो गए जिनकी वजह से कैंसर होता है, मतलब जिसमें सेल जो है डिवाइड करते रहते हैं। फिर उसके बाद ऑन्कोजेंस, तो ये सारे कॉजेज हो गए आपके कैंसर के। क्या क्या ट्रीटमेंट है? सर्जरी हो गया, फिर आपका इम्यूनोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया। इससे आप कैंसर से बच सकते हो। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके कैंसरियस सेल्स हैं, है ना, उनको मार दिया जाता है बेसिकली, और जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं वो उनको बचा लिया जाता है। इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एड्स पे। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एड्स की अगर मैं बात करूं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यहाँ पर किसकी वजह से कॉज हो रहा है? HIV की वजह से। कहाँ पर अटैक करता है? हेल्पर टी सेल्स पे। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपके बेसिकली क्या होता है इसमें कि आपकी बॉडी की जो फाइट करने की एबिलिटी होती है वो कम होती जाती है, वीक होती जाती है। तो यहाँ पर कोई भी अगर इन्फेक्शन होगा, जैसे मैंने बोला कि हेल्पर टी सेल्स का नंबर कम होता जाएगा, अगर हेल्पर टी सेल्स का नंबर कम होता जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, वो कम होती जाएगी। तो कोई भी छोटा सा भी इन्फेक्शन होगा तो उससे आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से ये आगे बढ़ता रहता है। ओके, यहाँ पर किसके वजह से स्प्रेड हो रहा है, क्या क्या रीजंस है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, है ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर मल्टीपल पार्टनर्स है उसकी वजह से ये डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन जिसमें पहले से ये डिजीज थी, उससे हेल्दी पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, उससे स्प्रेड हो सकता है। मदर से बच्चे में आ सकता है ना, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पहले से मतलब स्टेरिलाइज्ड नहीं था, है ना, पहले से इस्तेमाल किया गया था, उसी को दोबारा किसी दूसरे पेशेंट के साथ यूज कर दिया, तो उससे भी आपका ये स्प्रेड हो सकता है। नाउ अब ये जो HIV है ये आखिर में स्प्रेड कैसे होता है ना, कैसे इफेक्ट करता है बॉडी को, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर ये रेट्रोवायरस है जिसमें यहाँ पर इसका वायरल RNA है और वायरल प्रोटीन कोट है। अब होता क्या है, ये जो वायरस है ये आपके नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, यहां पर ये अपना वायरल RNA सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, ये जो आपका वायरल DNA है, ठीक है, वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर आपको याद है सेंट्रल डोग्मा, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल डोग्मा एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है जो आपके उन सभी ऑर्गेनिज्म में होता है जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA है। अब यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा में आपने देखा था DNA से RNA बनता है। ठीक है, DNA से RNA बनता था, बट मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि RNA से DNA भी बन सकता है। ठीक है, RNA से DNA भी बन सकता है विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम करता है और यहाँ पर जो DNA बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वायरल DNA बना है इसी से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, इस एंजाइम की वजह से। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA है, अब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, अब ये डबल स्टैंडर्ड बनेगा जिसको हम लोग वायरल DNA बोलेंगे। ठीक है, वायरल DNA बनने के बाद ये होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो आपको पता है नए वायरल RNA जो है वो प्रोड्यूस होंगे, है ना, इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल, फिर नए वायरसेस प्रोड्यूस होंगे और ये नए वायरसेस दूसरे सेल्स को जाकर इन्फेक्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, और इस तरीके से जो आपका HIV है वो बॉडी को अफेक्ट करता है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ड्रग एंड
ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वजह से, ड्रग या फिर अल्कोहल एब्यूज की वजह से, ड्रग इज बेसिकली कुछ ऐसे आप बोल सकते हो ड्रग्स है ना, जिनका बहुत ही ज़्यादा मतलब, ड्रग एब्यूज़ का मतलब जो ऐसे ड्रग्स हैं जो नॉर्मली आपको नहीं मिलते हैं, है ना, या फिर हॉस्पिटल्स में आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करेंगे फॉर, जैसे कोई भी पर्सन जिसकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है ना, तो उनको ये ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि वो पेन को कम कर सके। बट कुछ लोग ना इस ड्रग का गलत इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर प्लेजर एंड मतलब ताकि उनको अच्छा फील हो, फॉर द टेम्पररी प्लेजर बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग एब्यूज़ या फिर अल्कोहल एब्यूज़। अल्कोहल तो आपको पता है ना, जिसकी वजह से एडिक्शन एंड डिपेंडेंस हो जाता है। एडिक्शन मतलब कि अब उनको वो फीलिंग बार बार चाहिए कि अभी हमें इस पर्टिकुलर टाइम के लिए अच्छा फील हो रहा था, तो अब वो फीलिंग को बार बार चेस करते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग जो है वो लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि लिवर डैमेज हो गया है ना, ऑर्गन्स आपके अफेक्टेड हो जाते हैं, ब्रेन डिसफंक्शन हो जाएगा, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये तभी होता है, ऐसी कुछ एज में होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंट एज। इसी एज में होता है क्योंकि इस टाइम पर जो बच्चों के अंदर चीज़ें होती है ना, क्योंकि देखो अभी आप बड़े भी नहीं हुए हो, अभी आप छोटे भी नहीं रहे हो, आप एक ट्रांजिशन स्टेट में हो, है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है और काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी होता है। तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है सारी चीज़ें ट्राई करने का, जानने का कि ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा अगर हम ये करते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू क्यूरियोसिटी या फिर पीयर प्रेशर भी हो सकता है कि भाई ग्रुप में लोग यहाँ पर कोई भी है ना अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो भाई एक बार करना तू भी ट्राई, वो उसको फोर्स करे तो उसके चक्कर में भी ले लेते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी बच्चे जो है इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो ये आपकी एडोलेसेंट जो एज है ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप इससे कैसे बच सकते हो, अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी आपका बच्चा जो है इन सब चीज़ों में पड़ गया है ना, तो किस तरीके से आप उसको बचा सकते हो, या फिर अगर कोई इंसान खुद ही ट्राई करना चाहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से निकलना है तो कैसे, है ना। तो आप किस तरीके से निकल सकते हो, एजुकेशन हो गया, अवेयरनेस हो गया, हाँ। पीयर प्रेशर को अवॉइड करो कि भाई अगर वो पी रहा है तो फिर मेरे को भी पीना होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहते हो नहीं पीना तो नहीं पीना। फैमिली सपोर्ट, अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद होता है काउंसलिंग। अगर आपको लगता है कि आपको किसी मेडिकल डॉक्टर है ना प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है तो डेफिनेटली आप उधर भी जा सकते हो, और इस तरीके से आप अपने आप को इन सब चीज़ों से निकाल सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, वो सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दिया है। आई एम होपिंग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा इस चैप्टर को। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।